हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पावर ऑफ एजुकेशन में। मेरा नाम मंजू है। तो आज हम बात करते हैं क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के लेसन नंबर फर्स्ट, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है कि शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे परिचय। तो परिचय के अंदर हम पढ़ते हैं परिचय। इस अध्याय में लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाया जाता है, उस यात्रा को आगे बढ़ाया जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी अंग तक सीमित नहीं होती है। इसमें हमने पीछे देखा था कि इसमें कोई ताकत किसी अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पूरी समझ के साथ सत्ता के विकेंद्रित लोकतंत्र कामकाज बहुत जरूरी है। न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ कार्य करना बहुत जरूरी है। पहले 3 अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे का विचार कर चुके हैं। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। इस लेसन में बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका। इसके अंदर बेल्जियम यूरोप का एक छोटा बेल्जियम है जो यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम है जो यूरोप का एक छोटा देश है। क्षेत्रफल में यह हमारा हरियाणा क्षेत्र में तो ये हरियाणा राज्य जितना छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से इसकी आबादी आधी है। ठीक है, इस छोटे से देश में समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। कुछ देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। इस देश का 59% जो हिस्सा है वो फ्लेमिश राज्य में रहता है और डच भाषा बोलता है। शेष 40% वलोनिया क्षेत्र में रहता है और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजस्थानी में ब्रुसलेश भाषा 80% लोग बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। फिर आगे आ जाएंगे हम अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर होते हैं। फ्रेंच भाषा के लोग अल्पसंख्यक से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषाई लोग को इस स्थिति की नाराजगी है। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगता है और टकराव सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखाई पड़ता है। यह एक विशेष समस्या डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा है, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत है। डच बोलने वाले लोगों की संख्या अपेक्षाकृत डच भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है और धन और समृद्धि के मामले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, तो इसके आगे आइए, इस स्थिति की तुलना एक और देश से करते हैं। अब चलो हम श्रीलंका की तुलना करते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका है जो एक द्वीप के देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी 2 करोड़ यानी हरियाणा की आबादी के बिल्कुल बराबर है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी भी कई जातीय समूह के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जो जिनकी आबादी कुल जनसंख्या से 74% है। जिनके आबादी 74% है सिंहलिया लोगों की। ठीक है, फिर तमिलों का नंबर आता है जिनकी आबादी कुल जनसंख्या के 18% है। तमिलों 2 समूह में है। तमिल यहाँ पे 2 समूह में है। ठीक है, तमिल 2 समूह में है। ये क्या हो गया इसके? तो आगे हम बात करते हैं तमिल 13% और हिंदुस्तानी तमिल जो उपनिवेशिक शासनकाल में बगानों में काम करते आ रहे हैं, भारत के लिए लाए गए लोगों की संतान है। ये भारत में लाए गए लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे तमिल ये मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अगर हम श्रीलंका के नक्शे पर गौर करते हैं तो जो मुगल है वो तमिल और मुगल है जो उत्तरी पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंहली भाषा लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोग कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। अधिकतर जो है अधिकतर लोग हैं जो श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है। जो है श्रीलंका में आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% और सिंहली और तमिल दोनों भाषाओं को बोलते हैं। अब जरा सोचिए ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषाई लोग
अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषा लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं। मतलब जो बेल्जियम डच भाषाई लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषाओं पर अपनी अधिकार थोपते हैं। ठीक है, इनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती है। संभवतः इससे देश बंट जाते हैं और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते हैं। इससे जो देश में लड़ाई बढ़ जाती है और देश बंट जाते हैं। ठीक है, ब्रुसेल्स पर दोनों पक्षों का अपना अपना दावा ठोकते हैं। श्रीलंका में सीली आबादी का बहुमत और ज्यादा था और लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला रहे थे। आइए अब हम यह असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ ये पढ़ते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। तो आज हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद में हम पढ़ते हैं सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। मतलब सन 1948 के अंदर श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विद्यमान था। सीहली समुदाय के नेताओं ने अपनी अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। मतलब जो सीहली लोग थे वो अपने अपने बल पर शासन जमाना चाहते थे। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार में सीहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी अपनी बहुसंख्या परिस्थितियों के तहत कदम उठा। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार में सीहली समुदाय प्रभुत्ता कायम करने के लिए अपनी अपनी बहुसंख्या परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए थे। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सीहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। मतलब जो 1956 में एक कानून बनाया गया था, मतलब 1956 में एक कानून बनाया गया को दरकिनार को करके तमिल को दरकिनार करके सीहली को एक राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित कर दिया गया था। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों के लिए सीहलियों को प्राथमिकता की नीति चली। मतलब कुछ भी अगर कोई नौकरी हो या कुछ भी उसके लिए सीहलियों को ही प्राथमिकता दी जा रही थी। नए संविधानों में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। मतलब जो था नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत की संरक्षण, मतलब सरकार है जो बौद्ध मत के संरक्षण को भी बढ़ावा देगी। उन्हें समान रूप से राजनीतिक अधिकारों से वंचित करके नौकरियों के फायदों और अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है। मतलब बौद्धों के साथ बहुत अधिक भेदभाव हो रहा था और उनके हितों को अनदेखा किया जा रहा था और बौद्धों के जो हित थे उनको भी अनदेखा किया जा रहा था। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सीहली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। एक एक करके आए इन सरकारों के फैसलों में श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया गया। उनके अंदर बेगानापन बढ़ाया गया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सीहलियों के नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृतियों को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। मतलब सीहलियों और तमिलों ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई। राजनीतिक राजभाषा अपनाने के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा के रोजगार के समान 1980 के दशक तक उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इनम बनाने की मांग लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारंपरिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव एक गृहयुद्ध घोषित हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके थे और उनके परिवारों से मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। मतलब इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए और उनके परिवार थे जो मुल्क छोड़कर चले गए। इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। आपने पढ़ा है कि हमारे देश में आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। हम सबको पता है कि हमारे देश में मतलब श्रीलंका आर्थिक विकास योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में बहुत अच्छा है, पर वहाँ के गृहयुद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी परेशानियां पैदा हुई। पर वहाँ पर गृहयुद्ध होने के कारण वो श्रीलंका में काफी हलचल हुई और 2009 में इस गृहयुद्ध का अंत हुआ। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ते अपनाने का फैसला किया। मतलब
जो बेल्जियम के नेता थे उन्होंने अपना एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को भी स्वीकार कर लिया और 1993 के बीच अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो। 1993 में संविधान में 4 संशोधन इस तरह हुए कि उस क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बेगानापन महसूस या उसका एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सके। उन्होंने इसके इलाके में जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील थी तथा और कई देश ऐसे भी थे जो बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित है। अब हम बेल्जियम के मॉडल की कुछ बातें पढ़ेंगे। संविधान इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषाई मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। मतलब केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषाई मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाओं के समूहों के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। आगे, केंद्र सरकार अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों के सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं रही। पहले मतलब राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन थी, मतलब बाद में जो राज्य सरकार संशोधन करने के बाद राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं रही। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और दोनों समुदाय का एक समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषाई लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। एक राज्य, एक केंद्रीय और तीसरी सरकार थी सामुदायिक सरकार, यानी तीसरी थी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते थे। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहां भी रहते हो इस समुदाय सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों का फैसले करने का अधिकार भी है। तो इस प्रकार आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है। निश्चित रूप से यह जटिल है। खुद बेल्जियम में रहने वाले के लिए भी यह एक व्यवस्था बेहद सफल रही है। इससे मुल्क में गृहयुद्ध की आशंका पर विराम लग गया, वरना गृहयुद्ध की स्थिति बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बंट सकती थी। जब अनेक यूरोपीय देशों के साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनने का कोई एक अखबार पूरे हफ्ते और फिर युद्धों और लड़ाइयों की खबरें की कतरने जमा करे। 5-5 छात्रों के 2 समूह एक साथ, मतलब 5-5 छात्रों के 2 समूह एक साथ काम कर सकते हैं। फिर दोनों समूह अपनी सारी कतरन साथ मिलकर कुछ इस तरह काम कर सकते हैं। सारे झगड़ों को उनके स्थान के हिसाब से वर्गीकृत करेंगे, मतलब सारे झगड़े हो उनको स्थान के हिसाब से वर्गीकृत करेंगे। इन टकरावों के कारण जानने की कोशिश करेंगे इनमें से कितने विवाद सत्ता के बंटवारे को लेकर है। ठीक है, इनमें से किस किस विवाद को सत्ता में साझेदारी तय करके सुलझाया जा सकता है। मतलब इनमें से किन किन विचारों को हम सत्ता में साझेदारी करके सुलझा सकते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, मतलब श्रीलंका और बेल्जियम है जो दोनों ही देश लोकतांत्रिक है और अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश भी करते हैं। जो सत्ता की साझेदारी के सवाल और उन्होंने अलग अलग ढंग से सत्ता की साझेदारी के सवाल अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की है। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। मतलब विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही सत्ता की साझेदारी या एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता की साझेदारी करने के सहमत में हुए। इस एहसास के चलते श्रीलंका और बेल्जियम दोनों सत्ता की साझेदारी के लिए सहमत हुए। श्रीलंका ने ठीक उल्टा रास्ता अपनाया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यवाद समुदाय
दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता उनके हिस्सेदार न बनने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता पर संकट पड़ सकता है। मतलब अगर श्रीलंका और बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के लिए ना हो तो इससे देश की एकता पर संकट पड़ सकता है। हम पढ़ते हैं कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों होती है। सत्ता इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जाते हैं। मतलब सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जाते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का आदेशा कम हो जाता है। मतलब इसमें एक पक्ष है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है, इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का आदेशा कम हो जाता है। मतलब जो सामाजिक समूह होते हैं उन्हें टकराव की संभावना बहुत कम हो जाती है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। मतलब सामाजिक टकराव धीरे धीरे आगे बढ़कर राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं और हिंसा का रूप ले लेते हैं। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालीन तौर पर लाभकारी लग सकता है। मतलब बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा बाकी सभी पर थोपना एक तत्कालीन तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह संदेश की अखंडता बाईं तरफ अंकित कार्टून में जर्मनी की एक समस्या का संकेत देता है। मतलब आगे चलकर यह एक जर्मनी की समस्या का हमें संकेत देता है। वहां क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो बड़ी पार्टियों की गठबंधन सरकार है। ऐतिहासिक रूप में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही है। मतलब जर्मनी में दो पार्टियां थी, एक तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। दो बड़ी गठबंधन सरकार है। ऐतिहासिक रूप में दोनों पार्टियां एक दूसरे के मतलब ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी रही है। सन 2005 के चुनाव में इन दोनों में किसी को अपने बुत्ते सरकार बनाने के लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए इन्होंने गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। मतलब इन सरकारों में से अलग अलग सरकार बनाने का मतलब कोई सहारा नहीं मिला, तो इनको एक गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वह साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। मतलब ये दोनों विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग, ये दोनों पार्टियां जो पक्ष तो अलग अलग रहते हैं लेकिन फिर भी इन्हें गठबंधन सरकार ही चलानी पड़ती है। तो आगे हम देखते हैं जर्मनी की संसद के बारे में जानकारी लॉग इन करें www.bundestag.com पर। के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा करता है। अक्सर यह बहुसंख्यक के लिए भी बर्बादी का कारण बन सकता है। मतलब ये कई बार बहुसंख्यक के लिए बर्बादी का कारण भी बन सकता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जाती है और वह बात कहीं ज्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। मतलब जो सत्ता की साझेदारी है वो रियल में लोकतंत्र की एक आत्मा है। लोकतंत्र का ही मतलब होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और लोगों इसी तरह से रहे। मतलब जो शासन व्यवस्था है उनके बीच सत्ता बांटी जाए और लोग सही ढंग से रहे। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम सभी समूह शासन व्यवस्था जुड़ते हैं। इसलिए वैध सरकार वही है जिससे अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। जो वैध सरकार वही है जिसके भागीदारी से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। मतलब जो सभी समूह है वो शासन व्यवस्था से जुड़ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम एक एग्जाम्पल। खलील की उलझन। जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात को खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाई जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कहीं विक्रम को नींद न आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार है। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं बेताल की कहानी। तो बैरूत शहर में खलील नामक एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता
ऑर्थोडॉक्स ईसाई के थे और माँ सूत्री मुसलमान थी। जो उनके पिता थे वो तो ईसाई थे और उनकी माता थी जो मुसलमान थी। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात न थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बैरूत में भी बस जाते थे। मतलब जो एक लेबनान शहर था उसमें अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे जो राजधानी बैरूत में भी बस जाते थे। वे साथ साथ रहते थे, मेलजोल होता था, पर गृह युद्ध में एक दूसरे से लड़ते भी थे। वे मेलजोल में रहते थे और आपस में रहते थे, गृह युद्ध में आने पर वह एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील एक चाचा ऐसी ही लड़ाई से मारा गया। खलील का एक चाचा था, वो भी ऐसी ही लड़ाई में मारा गया। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर और विभिन्न समुदाय के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। मतलब बहुत सारे नेता आपस में मिलकर विभिन्न समुदाय के बीच सत्ता के बंटवारे के लिए सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय है कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सूत्री मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई मतलब खलील के पिता और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे ईसाई से फ्रांस रक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़कर सहमत हुए। ठीक है, सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ तब दोनों वादी लगभग बराबर थी। मतलब जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ तो दोनों की आबादी बिल्कुल बराबर थी। दोनों की आबादी बिल्कुल बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए और दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हैं। तो बाद में थी जो मुसलमानों की स्पष्ट सरकार बहुमत में आ गई, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है। मतलब जो खलील है वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते यह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। मतलब मौजूदा पक्ष पर रहते हुए ये एक सबसे बड़े पद पर तो पहुंच ही नहीं सकता। वह न तो माँ के धर्म को मानता है और न ही पिता के धर्म को। असल में वह चाहता ही नहीं है कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। मतलब वो सभी धर्मों को समान मानता था। उससे समझ में ये नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए। मतलब वो कहता है भाई छोटी से छोटी जाति को भी चुनाव किया जाए और बड़ी से बड़ी जाति को चुनाव भी कराया जाए और उन्हें चुनाव लड़ने भी देना चाहिए, और जिससे सबसे ज्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए और जिसकी स्पष्ट मतलब बहुमत आए वो ही राष्ट्रपति बने, भले ही वह किसी समुदाय का हो, या वह छोटे समुदाय का हो या बड़े समुदाय का, उसे राष्ट्रपति बना दिया जाए। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था की शांति सबसे अच्छी गारंटी है। मतलब जो उनके बुजुर्ग थे उन्होंने देखा था गृह युद्ध, उनके हिसाब से मौजूदा व्यवस्था की शांति सबसे अच्छी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी और पढ़ते हैं। अभी कहानी खत्म ही नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए। यहाँ वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहा खत्म की और आप अपना सवाल विक्रम से पूछा। बेताल ने जल्दी से अपने कहानी खत्म की और बेताल से सवाल, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते। मतलब बेताल से पूछा कि आपको लेबनान का कानून लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते। क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते, आप कुछ नया करते। बेताल, विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके पास आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो इसकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल देने में मदद करेंगे। इन दो तर्कों से हम एक युक्तिपूर्वक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपूर्वक या समझदारी का तर्क लाभ पाकर परिणामों पर जोर देता है। मतलब जो युक्तिपूर्वक तर्क या समझदारी का तर्क लाभ कर परिणामों पर जोर देता है। मतलब युक्तिपूर्वक तर्क है जो लाभकारी परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। जबकि इसके विपरीत नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे को अंतर्भूत महत्व को बताता है। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।
सत्ता की साझेदारी के रूप। ठीक है, अब हम ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आगे हम पढ़ते हैं सत्ता की साझेदारी के रूप। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। मतलब इस धारणा के विरुद्ध सत्ता की राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। जब साझेदारी का विचार सामने आया था, लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही है कि सरकार की सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति या किसी स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह के हाथ में रहनी चाहिए। मतलब पहले हम देखते थे कि सारी शक्तियां हमेशा एक राजा के हाथ में होती थी और जो फैसला राजा ले लेता वह लास्ट अंतिम फैसला होता था। तो अब आजकल सरकारें विभिन्न लोगों के हाथों में बढ़ चुकी है, सबके अलग अलग निर्णय होते हैं, तो पहले से बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। तो सरकार की सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। मतलब आजकल है जो फैसले की शक्ति बदल गई है और तुरंत फैसला लेना संभव नहीं है। लेकिन लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। मतलब लोकतंत्र एक ऐसा बुनियादी सिद्धांत है जिसके अंदर मतलब जनता या लोग ही एक बुनियादी सिद्धांत है या राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इससे लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। मतलब इसमें लोग स्वशासन संस्थाएं उनके माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूह और उनके विचारों के उच्च सम्मान दिया जाता है। अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूह और उनके विचारों को उचित सम्मान, मतलब लोकतंत्र में अच्छे व्यक्तियों को सम्मान अधिक मिलता है। ठीक है, और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती है और सार्वजनिक नीतियां तय होती है तब सबकी बातें सुनी जाती है। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। मतलब उसी लोकतंत्र को सबसे बेस्ट माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता का हिस्सेदार बनाया जाए। क्लियर? आगे आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। मतलब आधुनिक लोकतंत्र की व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करेंगे। तो आइए कुछ उदाहरण है उन्हें पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है शासन के विभिन्न अंग। मतलब आप सबको पता है शासन को विभिन्न अंगों में स्थापित किया गया है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कोई कानून बनाता है, कोई उसे लागू करता है, तो कोई न्याय करता है। तो जो विधायिका है वो तो कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका उनमें न्याय देती है। जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायपालिका भी सत्ता का बंटवारा रहता है। ये तीनों शक्तियां बांटे रखते हैं। इससे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। जो ये तीन पालिकाएं बांटी जाती है तो इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसमें मतलब जो सरकार के विभिन्न अंग है वो एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित, मतलब इस बंटवारे से यह स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता का कोई एक अंग शक्तियों का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। मतलब इस सत्ता के बंटवारे से विभिन्न संस्थाओं पर संतुलन बना रहता है, कोई भी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा है कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है। जो कार्यपालिका है वो तो सत्ता का उपयोग करती है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। जो कार्यपालिका है वो संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका नियुक्ति कार्यपालिका करती है। जो हमारी न्यायपालिका है उसकी तो नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश लगाती है। जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश भी लगा सकती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है। जो ये सारी व्यवस्था है जो मतलब एक नियंत्रण की व्यवस्था है जिससे कि शक्तियों का दुरुपयोग ना हो। तो आगे नेक्स्ट उदाहरण पढ़ते हैं हम। सेकंड, सरकारों के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जो सरकार है उस पर विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें हो।
तो जैसे पूरे देश पर एक सरकार जो केंद्र सरकार हो और मतलब किसी प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर मतलब कोई गांव या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें रहे, पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। मतलब पूरे देश के लिए बनने वाली जो पूरे देश के लिए सामान्य सरकार बनती है उसे संघ या केंद्र की सरकार भी कहते हैं। तो प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जो प्रांतीय और केंद्रीय स्तर की सरकारें हैं उन्हें हर जगह पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इसे राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसे ही नहीं होता, मतलब जो अलग अलग नामों से पुकारा जाता है उसके हिसाब से भारत में इसे राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं होता, मतलब हर देश में बंटवारा अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय कई देशों में तो प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकारें भी होती है लेकिन हमारे तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। मतलब जो हमारे भारत में है उसके हिसाब से इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य में सत्ता का बंटवारा किस तरीके से होगा या नहीं। तो बेल्जियम में तो यह काम हुआ है पर श्रीलंका में नहीं हुआ। तो बेल्जियम में तो यही काम हुआ है पर श्रीलंका में अलग है। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। जो राज्य सरकारें हैं उनसे नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है, पर श्रीलंका में पंचायतें ऐसी इकाइयां हैं पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों के नीचे स्तर की सरकारें ही ऐसी व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ही ऐसी इकाइयां हैं। उच्च स्तर और निम्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। मतलब उच्च स्तर और निम्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। ठीक है, जो मतलब हम पहले पढ़े थे कार्यपालिका न्यायपालिका में सत्ता के बंटवारे को तो क्षैतिज वितरण कहते हैं। उच्च स्तर और निम्न स्तर की सरकारों के बीच वितरण को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आगे नेक्स्ट उदाहरण है थर्ड, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। मतलब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। मतलब जो बेल्जियम में एक सामुदायिक सरकार है वो इस सत्ता का एक विशेष उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिला को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। मतलब सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय, जो सामाजिक रूप से मतलब कमजोर समुदाय है जैसे दलित वर्ग हो गया, SC BC, और महिलाओं को भी विधायिका और प्रशासन में, जो महिलाएं हैं उनको भी विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो पिछले साल हमने अध्याय में अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है। जो इस तरह की व्यवस्था है वो मतलब विधायपालिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देती है। जो विधायिका और प्रशासन है उसमें अलग अलग सामाजिक समूहों को अलग अलग भागीदारी या हिस्सेदारी दी जाती है ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगे, ताकि जो लोग हैं, जो जनता है, जो वो खुद को शासन से अलग न समझे। ठीक है, अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी। जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको भी इसी तरीके से सत्ता में हिस्सेदारी दी जाती है। ठीक है, सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के लिए अलग अलग तरीके पर हम 21 सेकंड में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट है उदाहरण फोर्थ, सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके। मतलब सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित करने या नियंत्रण करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। मतलब लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों का चुनावों के बीच विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों में उपलब्ध होता है। मतलब जो समकालीन लोकतंत्र व्यवस्था है उसमें व्यवस्था है यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, तो आगे पार्टियों के
पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है, जो पार्टियां है वो सत्ता के लिए आपस में लड़ती है। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात की सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। मतलब जो पार्टियों के बीच लड़ाई वगैरह होती है वही इस बात को स्पष्ट कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या एक समूह के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। एक बड़ी समय अवधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रहती है। तो चुनाव में हर बार सत्ता अलग अलग व्यक्तियों या समूहों के हाथ में आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है क्योंकि दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है। कई बार ये सत्ता की भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष मतलब एकदम अलग रूप से दिखती है क्योंकि दो पार्टियां आपस में मिलकर चुनाव करती है या सरकार का गठन करती है, या तो मिलकर चुनाव करती है या फिर दो सरकारें मिलकर एक सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूरों जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। मतलब जो लोकतंत्र में हम कई व्यापारी, किसान, उद्योगपतियों को भी हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने 5 सदस्यों के वर्ग के लाभ पर दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता की भागीदारी करते हैं। मतलब सरकार के विभिन्न समितियों की सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने 5 सदस्यीय वर्ग के लाभ के लिए भी दबाव बनाकर ये समूह अपनी सत्ता की भागीदारी करते हैं। तो गाइस आज का हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है? इसमें से प्रत्येक एक का उदाहरण भी दे या फिर अथवा भी ये भी आ सकता है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, व्याख्या कीजिए। तो आइए आगे पढ़ते हैं हम आंसर। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न मतलब लोकतांत्रिक है व्यवस्था, इसमें सत्ता के साझेदारी के 4 तरीके हो सकते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं हम 4 तरीके। फर्स्ट होगा, तो इसका फर्स्ट होता है शासन के विभिन्न अंगों में साझेदारी। जो शासन के विभिन्न अंग है उनमें साझेदारी। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भी सत्ता का बंटवारा होता है। मतलब जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन है, शासन के 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, उनका के अंदर सत्ता का बंटवारा अलग अलग होता है। जैसे हमारे देश में सत्ता का उपयोग कार्यपालिका, जो हमारे देश में भारत की बात करते हैं उसमें सत्ता का उपयोग कार्यपालिका करती है, लेकिन वह संसद के दिन जो कार्यपालिका है वह भी संसद के दिन ही कार्य करती है। मतलब वो बिल्कुल स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकती, संसद के दिन ही वह कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। जो हमारी न्यायपालिका है जो हमें न्याय देती है उसकी नियुक्ति तो कार्यपालिका करती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश लगा सकती है। पर जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों पर अंकुश भी लगा सकती है। तो सेकंड पढ़ते हैं। सरकार के स्तरों पर साझेदारी, सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, ठीक है। सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे बेल्जियम में केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई है। मतलब जो बेल्जियम में हम देखते हैं तो केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां 2 इलाकों की सरकारों को सौंप दी गई है। जो बेल्जियम है उसकी केंद्र सरकार की शक्तियां 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई है, अर्थात राज्य सरकारें केंद्र सरकारों के अधीन नहीं है। मतलब पहले जो राज्य सरकारें थी वो केंद्र सरकारों के अधीन होती थी, लेकिन अब जो 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को शक्तियां सौंप दी गई है तो जो राज्य सरकार है वो केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। तो इसके आगे करते हैं हम थर्ड। इसमें आ जाता है विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और भाषाई समूहों के बीच साझेदारी। जो मतलब विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और भाषाई समूहों के बीच साझेदारी, इस आधार पर देश में स्थित विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और भाषाई समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी की जा सकती है। मतलब
देश में जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच या भाषा के आधार पर भी साझेदारी की, भाषाई समूहों पर भी साझेदारी की जा सकती है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषाई और डच भाषाई के लोगों की समान प्रतिनिधित्व वाली सरकार है। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की बात करते हैं तो वहां पर डच और फ्रेंच भाषाई लोगों की एक समान प्रतिनिधित्व वाली सरकार है। ठीक है, तो इससे आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। दबाव समूहों के बीच साझेदारी, जो दबाव समूह भी है उनके बीच साझेदारी। देश में उपस्थित विभिन्न दबाव समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी के आधार पर शासन चलाया जा सकता है। मतलब देश में जो उपस्थित विभिन्न दबाव समूह है उनके बीच भी सत्ता की साझेदारी के आधार पर शासन चलाया जा सकता है। दबाव समूह में भी सत्ता के बीच साझेदारी के हिसाब से हम शासन चला सकते हैं। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूरों के हित समूह सरकार विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों में अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर सत्ता की साझेदारी करते हैं। मतलब लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हो गई, व्यापारी हो गए, उद्योगपति हो गए या और औद्योगिक मजदूरों के हित समूह भी विभिन्न समितियां बनाकर या उसमें सीधी भागीदारी या नीतियों से अपने सदस्यों के वर्ग को भी लाभ के लिए दबाव समूह बनाकर वो भी सत्ता की साझेदारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपूर्वक और एक नैतिक कारण बताइए। मतलब जो भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का रूप उदाहरण देते हुए एक युक्तिपूर्वक और नैतिक आदर्श बताइए। तो आइए बढ़ते हैं इसका आंसर। भारत में 13वीं लोकसभा 1999 से लेकर 2004 से और 14वीं जो लोकसभा है 2004 से 2009 के दौरान केंद्रीय सरकार में विभिन्न राजनीतिक दलों की हिस्सेदारी रही है। मतलब 13वीं लोकसभा में केंद्रीय सरकार में विभिन्न राजनीतिक दलों की हिस्सेदारी रही है। 13वीं और 14वीं लोकसभा के गठन में किसी एक राजनीतिक दल की स्पष्ट बहुमत हासिल न होने के कारण 13वीं लोकसभा में भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लगभग 20 राजनीतिक दलों से बनके एनडीए यानी राजनीतिक लोकतांत्रिक गठबंधन का गठन करके सरकार बनाई। मतलब जो 13वीं और 14वीं लोकसभा में जो चुनाव हुए थे उसमें भी किसी एक सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिली, तो इसके चलते 13वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 20 राजनीतिक दलों ने मिलकर एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन का गठन करके एक सरकार बनाई थी। इसी प्रकार 2009 में जो 2009 की बात करते हैं मतलब 14वीं लोकसभा 2009 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में राजनीतिक दलों ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का गठन करके सरकार बनाई। मतलब 14वीं लोकसभा में भी किसी एक सरकार का स्पष्ट बहुमत नहीं रहा, तो उसमें मनमोहन सिंह के नेतृत्व में राजनीतिक दलों ने यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का गठन करके एक सरकार बनाई। तो अब पढ़ते हैं आगे हम युक्तिपूरक कारण। युक्तिपूरक कारण देश में विभिन्न विचारधारा वाले राजनीतिक दल है। मतलब जो देश है उसमें मतलब विभिन्न विचारधारा हर दल की अलग अलग विचारधारा है। सभी दलों की राष्ट्रीय सेवा के क्षेत्र में पूरी सेवा का लाभ उठाया जाना चाहिए। मतलब सभी दलों में राष्ट्रीय सेवा के जो मतलब सभी दल है उसमें राष्ट्रीय सेवा के क्षेत्र में पूरा लाभ उठाना चाहिए। यदि कुछ दलों का राष्ट्रवाद की मुख्य धारा से अलग रखा गया है, मतलब जो कुछ दल है उनको राष्ट्रवाद की मुख्य धारा से अलग रखा गया है तो आतंकवादी आंदोलन खड़े हो सकते हैं। कुछ दलों को अगर राष्ट्रवाद की भावना से अलग रखा जाता है तो आतंकवादी आंदोलन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया युक्तिपूर्वक कारण। तो आगे हम पढ़ते हैं नैतिक कारण। भारत में केंद्रीय सरकार के विभिन्न दलों की सत्ता की साझेदारी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छी है। मतलब जो भारत है उसमें केंद्रीय सरकार के विभिन्न दलों की सत्ता की साझेदारी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छी है। चुनाव में स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण पुनः चुनाव कराना जनता का एक बड़ा बोझ। मतलब जो चुनाव है उसमें स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण चुनाव दोबारा कराना जनता के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बनता जा रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व का यह एक नैतिक दायित्व बन जाता है। तो मतलब जो राष्ट्रीय नेतृत्व है यह दोबारा चुनाव कराना यह एक
नैतिक दायित्व बन जाता है कि सत्ता की हिस्सेदारी के आधार पर सरकार का गठन करे। जो मतलब सत्ता की हिस्सेदारी है उसके आधार पर ही हमें सरकार का गठन करना होगा। तो आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे पढ़ते हैं हम। बेल्जियम की जातीय बनावट का वर्णन करते हुए सत्ता में हिस्सेदारी के बेल्जियम मॉडल की कुछ बातें लिखिए, अथवा बेल्जियम के संविधान मॉडल की कुछ बातों का वर्णन कीजिए। जो मतलब बेल्जियम में संविधान मॉडल बना था, तो उसकी हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। बेल्जियम की जटिल जातीय बनावट। बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट बहुत कठिन है। मतलब बेल्जियम के समाज की जो जातीय बनावट है वो बहुत कठिन है। देश की कुल आबादी का 59 यानी 59% भाग फ्लेमिश में रहता है, फ्लेमिश क्षेत्र है उसमें रहता है और डच भाषा बोलता है। तो जो शेष मतलब 40% भाग है वो वेलोनिया क्षेत्र में रहता है और फ्रेंच भाषा बोलता है। तो शेष जो 1% लोग हैं वो मतलब हो गए जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं। जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है उसमें 80% लोग तो फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। तो राजधानी ब्रुसेल्स में 80% जो लोग हैं वो तो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं और जो 20% लोग हैं वो डच भाषा का उपयोग करते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी के तुलनात्मक रूप में अधिक समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। अल्पसंख्यक है जो फ्रेंच भाषा की तुलना के रूप में अधिक ताकतवर रहे हैं। बेल्जियम मॉडल की कुछ बातें। सत्ता की हिस्सेदारी के बेल्जियम मॉडल की कुछ बातें निम्नलिखित है। जो बेल्जियम मॉडल की है जो कुछ बातें हैं वो महत्वपूर्ण है। तो आगे चलिए हम पढ़ते हैं बेल्जियम मॉडल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो आइए। तो संविधान में इस बात का प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषाई मंत्रियों की संख्या बराबर है। मतलब जो संविधान है उसमें यह प्रावधान किया गया है केंद्रीय सरकार में डच और जो फ्रेंच भाषाई के लोग हैं उनकी भाषाओं के मंत्रियों की संख्या बराबर रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के संसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। मतलब कुछ विशेष कानून हम तभी बना सकते हैं जब फ्रेंच और अल्पसंख्यक लोग भाषाओं का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस पर यदि कोई भी एक भाषा के लोगों का उसमें पक्ष नहीं होगा तो हम कोई विशेष कानून नहीं बना सकते। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा निर्णय नहीं ले सकते। तो मतलब किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा निर्णय नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जब दोनों सरकारों का बहुमत होगा तब भी हम कोई विशेष कानून बना सकते हैं। तो सेकंड है केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई है। जो मतलब केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां वो देश के 2 क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई है, अर्थात राज्य सरकारें और केंद्रीय सरकारों के अंतर्गत नहीं है। जो राज्य सरकारें वो केंद्रीय सरकारों के अंतर्गत नहीं है क्योंकि जो केंद्रीय सरकार की शक्तियां हैं वो 2 क्षेत्रों में क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई है। तो आगे थर्ड पढ़ते हैं ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। जो मतलब बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की हम बात करते हैं तो उसमें एक अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। जो ब्रुसेल्स है उसमें 2 सरकारें हैं, दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषाई लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। जो फ्रेंच भाषा के लोग हैं उन्होंने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया क्योंकि डच भाषाई लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया है। जो मतलब फ्रेंच भाषा के लोग हैं ब्रुसेल्स में उन्होंने समान प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया क्योंकि जो डच भाषा के लोग थे उन्होंने भी केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। तो आगे हम 4th पढ़ते हैं।
केंद्रीय और राज्य सरकारों के अतिरिक्त यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। मतलब जो केंद्रीय और राज्य स्तर के अलावा यहाँ पर एक अलग स्तर की भी सरकार काम करती है, जिसे हम कहते हैं सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। मतलब जो सामुदायिक सरकार है, इसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले समुदायों के लोग, चाहे वे जहां भी रहते हो, इस सामुदायिक सरकार के इस सामुदायिक चुनाव को ही चुनते हैं। ठीक है, मतलब जो डच हो गई, फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, भाषा बोलने वाले जो समुदाय के लोग वो कहाँ भी रहते हो, लेकिन वो हमेशा इस सामुदायिक सरकार को ही चुनते हैं। इस सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार है। जो ये सरकार है वो सांस्कृतिक मामलों में, शिक्षा के मामलों में या भाषा जैसे कोई भी मामले हो तो उस पर इसी सरकार का निर्णय लेने का अधिकार होता है। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यवाद का संक्षेप। बहुसंख्यवाद का अर्थ होता है मतलब किसी देश में कोई समुदाय बहुसंख्या, मतलब कोई भी देश है अगर उसके अंदर कोई एक समुदाय की संख्या बहुत ज्यादा है तो वह वहां पर अपना शासन चलाना चाहता है, तो इसे हम बहुसंख्यवादी कहते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। तो बहुसंख्यवाद से अभिप्राय ऐसी मान्यता से है जिसके अनुसार यदि किसी देश में कोई समुदाय बहुसंख्या, मतलब कोई भी देश ले लो, अगर उसके अंदर कोई भी शासन हो गया, कोई भी भाषा के लोग हो गए, फ्रेंच, जर्मन या कोई भाषा जिनका बहुसंख्यक है, मतलब जिनकी संख्या, तो वह अपने मनमाने तरीके से देश पर शासन कर सकता है। तो बहुसंख्या होने के कारण वह अपने मनमाने तरीके से उस देश पर शासन भी कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदायों की आवश्यकताओं या इच्छाओं की अवहेलना करता है। तो वो अपना शासन करने के लिए जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं का ही अवहेलना कर देते हैं, मतलब उनकी कोई चिंता नहीं होती। श्रीलंका की सरकार द्वारा सिंहली समुदाय के हितों के, मतलब जो श्रीलंका की सरकार है जो श्रीलंका की सरकार है द्वारा सिंहली समुदाय के हितों के संरक्षण के लिए कानूनों का निर्माण करना बहुसंख्यवाद का जो है उदाहरण है। मतलब जो श्रीलंका में सिंहली समुदाय के शासकों की मतलब बहुसंख्यवाद थी, मतलब उनकी संख्या ज्यादा थी, तो श्रीलंका में सिंहली समुदाय के लोगों का ही शासन चलता था। ठीक है, दक्षिणी एशिया में एक दूसरे देश की भांति श्रीलंका की आबादी भी कई जातीय समूह के लोग हैं। तो मतलब दक्षिण एशिया में दूसरे देशों की भांति श्रीलंका में भी कई जातियों के समूह के लोग रहते हैं। सबसे मुख्य सामाजिक समूह सिंहलियों का है। मतलब जो श्रीलंका में सिंहलियों का सबसे ज्यादा पाया जाता है, बहुसंख्यकवाद पाया जाता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% यानी 73% भाग सिंहलियों का पाया जाता है श्रीलंका में। इसके अलावा 18% आबादी तमिलों की है, जो मतलब 18% जो आबादी है वो तो तमिलों की है, जिसके कुछ हिंदू तो कुछ मुसलमान है, कुछ तमिल है वो तो हिंदू है, जो कुछ तमिल है वो मुसलमान है। ठीक है, और 7% आबादी ईसाइयों की पाई जाती है, और जो 7% है वो आबादी ईसाइयों की पाई जाती है। और सन 1948 में जब श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, मतलब 1948 में जब श्रीलंका एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विद्यमान हुआ, जब श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना तो सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहा। मतलब जब श्रीलंका स्वतंत्र हुआ तो सिंहलियों ने अपनी बहुसंख्या के आधार पर श्रीलंका पर शासन करना चाहा। इसी कारण से लोकतांत्रिक रूप में निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए अपनी बहुसंख्या परिस्थिति के अंतर्गत बहुत से कदम उठाए। मतलब इसको शासन को कम करने के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए। इसी वर्ष 1956 में श्रीलंका की सिंहली सरकार द्वारा एक ऐसा कानून बनाया गया, जो 1956 था, उसमें श्रीलंका में सिंहली सरकार के लोगों ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके अंतर्गत तमिल को बिल्कुल अलग करके सिंहली को एक
उत्तर राजभाषा घोषित कर दिया। मतलब सिहली सरकार थी, उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जिन्होंने तमिलों को साइड करके सिर्फ सिहली को ही एक राजभाषा घोषित कर दिया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिहलियों को ही प्राथमिकता देने की नीति चलाई गई। जो कोई विश्वविद्यालय या कॉलेज हो गए, सरकारी कोई नौकरियों के लिए सबसे ज्यादा सिहली भाषा को ही प्राथमिकता दी जाती थी। श्रीलंका में नवनिर्मित संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। मतलब श्रीलंका में जो नया संविधान बनाया गया उसके अंतर्गत यह भी प्रावधान जारी किया गया कि जो बौद्ध मत है उसको भी संरक्षण और बढ़ावा मिले। तमिल समुदाय के लोग इन नीतियों का आरंभ से ही विरोध करते, जो तमिल समुदाय थे वो इन सारी नीतियों का आरंभ से ही विरोध करते चले आ रहे थे, वो इस पक्ष में नहीं थे। इन नीतियों के कारण श्रीलंकाई तमिल सभ्य को उपेक्षित महसूस करते। मतलब इन नीतियों के कारण जो तमिल लोग थे वो सभ्य को नीचा यानी कम समझते थे, परंतु बहुसंख्यवाद की नीति के कारण उनके सभी प्रयास विफल होते गए। जो बहुसंख्यवाद की नीति थी, मतलब श्रीलंका में सिहलियों का बहुसंख्यवाद था, उसके कारण तमिलों की सारी जो मतलब नीति थी, वो प्रयास थे, वो विफल होते गए। ठीक है, लघुत्तरात्मक प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने वाले हम। तो आइए गाइस ध्यान से देखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सत्ता में हिस्सेदारी के 4 लाभ लिखो। मतलब जो सत्ता में हिस्सेदारी है उसके 4 लाभ, या फिर अर्थवा में ये भी आ सकते हैं सच्चे साझेदारी क्यों जरूरी है, या फिर सत्ता की का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है या नहीं। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम इसका क्वेश्चन भी, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, या इसकी हिस्सेदारी के लाभ, या लोकतांत्रिक व्यवस्था में के लिए सत्ता की साझेदारी ठीक है या नहीं। तो इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर एक ही होगा। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो आंसर पे इसमें विभिन्न सामाजिक समुदायों के बीच टकराव का आदेश कम हो जाता है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह है उसमें टकराव का आदेश कम हो जाता है। जो टकराव है वो बहुत कम रहता है। इससे देश में राजनीतिक स्थिरता, जिसमें देश है, देश में इसमें राजनीतिक स्थिरता पैदा होती है। जो हमारा देश है उसके अंदर जो राजनीति है उसके अंदर हम स्थिरता भी पैदा हो जाती है सत्ता की साझेदारी से। इससे देश में हिंसा और आतंकवाद पर विराम, जो इसमें देश है उसमें हिंसा पर या आतंकवाद पर विरोध लग जाता है। ठीक है। तो चौथा है इसका, सत्ता की साझेदार एक सच्चे, जो सत्ता की साझेदार है वो एक सच्चे लोकतंत्र की आत्मा भी है। तो आइए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में सत्ता में हिस्सेदार का संक्षेप वर्णन करो। जो बेल्जियम है उसमें सत्ता की हिस्सेदारी का वर्णन करो। तो आइए पढ़ते हैं, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार है। बेल्जियम में निम्नलिखित 4 स्तरों पर सत्ता की हिस्सेदारी के लिए, जो मतलब बेल्जियम है उसमें 4 स्तर पर सत्ता के नियम के सत्ता की हिस्सेदारी के लिए तय किए गए हैं। तो फर्स्ट इसका नियम है, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषाई मंत्रियों की संख्या, जो हमारी मतलब केंद्रीय सरकार है उसमें डच और फ्रेंच भाषाई का समान प्रभुत्व है, मतलब है समान संख्या होगी उनकी, कोई भी कम या कोई भी ज्यादा नहीं होगा। तो सेकंड है, केंद्र सरकार में अनेक शक्तियां वैलोनिया और फ्लेमिश सरकारों को सौंप दी गई है। जो केंद्र सरकार है उसके अंदर अनेक शक्तियां मतलब अलग अलग सरकारों को सौंप दी गई है, फ्लेमिश और वैलोनिया, मतलब किसी भी एक सरकार के हाथ में वो शक्तियां नहीं है। तो ब्रुसेल्स में अलग सरकार है जिसे दोनों भाषाई समुदायों का समान हिस्सा दिया गया है। जो ब्रुसेल्स है उसमें एक अलग सरकार है जिसमें दोनों ही भाषाई समुदायों को समान हिस्सेदारी की दी गई है। जो अलग सरकार है उसमें दोनों ही भाषाई समुदाय है जिन्हें अलग अधिकार दिए गए या समान हिस्सेदारी दी गई है। तो फोर्थ है सामुदायिक सरकार की स्थापना। तो फोर्थ है सामुदायिक सरकार, मतलब कोई भी संस्कृति या भाषा के आधार पर जो सरकार है वो अलग है सामुदायिक सरकार। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में है कि श्रीलंका में गृह युद्ध के क्या कारण है। जो मतलब श्रीलंका में जो गृह युद्ध हुआ था उसके क्या कारण है। तो आगे बढ़ते हैं कारण। श्रीलंका में गृह युद्ध के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। फर्स्ट है, इसमें श्रीलंका में सिहलियों को सरकारी नौकरियों तथा विश्वविद्यालयों में प्राथमिकता दी जाती थी। मतलब जो श्रीलंका था उसमें जो सिहली भाषा के लोग थे उन्हें ही सरकारी नौकरियों या फिर कोई विश्वविद्यालयों में प्राथमिकता उनको ही दी जाती थी और समुदाय को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। ठीक है। तो सेकंड है इसका, तमिलों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित, जो तमिल भाषा के लोग थे उनको उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था और उनके अधिकारों की अवहेलना की जाती थी।
जो और थर्ड है सरकारी संरक्षण वाली योजनाओं में तमिलों का कोई लाभ नहीं। जो सरकारी संरक्षण वाली योजनाएं थी मतलब जिससे लोगों की भलाई हो सके या लोग उच्च स्तर पर जा सके, उनसे तमिलों को वंचित रखा जाता था। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बहुसंख्यवाद क्या है। बहुसंख्यवाद एक उदाहरण दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बहुसंख्यवाद। तो बहुसंख्यवाद क्या होता है, उदाहरण सहित बताइए। यह मान्यता है कि यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है, मतलब यदि कोई समुदाय हो गया, तमिल हो गई, सिहेली हो गई, फ्रेंच या कोई भी समुदाय हो गया, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है तो वह अपने मनमाने तरीके से देश पर शासन कर सकता है। अगर उसकी संख्या बहुत ज्यादा है तो वह अपने मनमाने तरीके से उस देश पर शासन करना चाहता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकता या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। तो वो देश पर शासन करने के लिए जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है और उन्हें ठुकरा भी सकता है। तो श्रीलंका की सरकार ने सिहेली समुदाय के हितों के संरक्षण के लिए कानूनों का निर्माण करना, जो मतलब श्रीलंका में सिहेली समुदाय के लोग थे उनके द्वारा अपने कानून का निर्माण करना एक बहुसंख्यवाद का उदाहरण है। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन में है श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी बढ़ने के क्या कारण, मतलब जो श्रीलंका में तमिल समुदाय के लोग थे उनके नाराजगी के बढ़ने के क्या कारण है। तो उनके नाराजगी के बढ़ने के मुख्य कारण निम्नलिखित प्रकार से हैं। श्रीलंका में सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों के लिए सिहेलियों को प्राथमिकता दी जाती थी। जो मतलब श्रीलंका में कोई भी सरकारी नौकरी हो गई या विश्वविद्यालय में कुछ भी हो गया तो उसके लिए सिहेलियों को ही प्राथमिकता दी जाती थी। तमिलों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। तो तमिल लोग थे उनको उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। सरकारी संरक्षण वाली योजना में तमिलों को कोई लाभ नहीं पहुंचाया जाता। जो सरकारी संरक्षण या कल्याण वाली योजनाएं थी उसमें तमिलों को कोई भी संरक्षण या मतलब उनसे दूर रखा जाता था, कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता था। नए संविधान के अनुसार सरकार सिहेलियों के बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करती है। मतलब नए संविधान, जो नया संविधान लागू हुआ उसके अनुसार जो सिहेलियों में बौद्ध धर्म के लोग हैं उनको, उन बौद्ध धर्म के लोगों को अधिक संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये था तमिलों की नाराजगी के कारण। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 6 क्वेश्चन नंबर 6, बेल्जियम की जटिल जातीय बनावट के बारे में आप क्या जानते हैं। मतलब जो बेल्जियम में जटिल जातीय बनावट थी उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट बहुत कठिन है। जो बेल्जियम में है, बेल्जियम समाज में जो जातीय बनावट है वो बहुत कठिन है। इस देश की कुल आबादी का जो 59 या 59% भाग है वो तो फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है और फ्रेंच भाषा बोलता है। और फ्रेंच मतलब जो देश की कुल आबादी का 59% भाग है वो फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है और डच भाषा बोलता है। शेष जो 40% लोग हैं वो वैलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। मतलब जो 59% है वो तो डच भाषा बोलते हैं और फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और जो 40 यानी 40% लोग हैं वो वैलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन पाए जाते हैं। मतलब जो 1% लोग हैं वो जर्मन भाषा का यूज करते हैं या जर्मन भाषा बोलते हैं। राजधानी मतलब जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है उसमें 80% लोग तो फ्रेंच भाषा बोलते हैं और जो बाकी बचे हुए 20% लोग हैं वो डच भाषा का प्रयोग करते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा तुलनात्मक रूप में अधिक समृद्ध और ताकतवर है। जो मतलब अल्पसंख्यक लोग हैं वो फ्रेंच भाषा की तुलना में अधिकतर समृद्ध और ताकतवर है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्रीलंका की जटिल जातीय बनावट, इतनी पहले हमने किया था बेल्जियम की जटिल जातीय बनावट, अब हम पढ़ते हैं श्रीलंका की जटिल जातीय बनावट। तो श्रीलंका की जटिल जातीय बनावट से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में दक्षिण एशिया के दूसरे देशों की भांति श्रीलंका की आबादी में कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। जो दक्षिण एशिया उसके भांति जो श्रीलंका है उसमें भी कई जातीय समूहों के लोग रहते हैं। सबसे मुख्य सामाजिक समूह सिहेलियों का है। मतलब श्रीलंका में जो सबसे अधिक सामाजिक समूह है वो सिहेलियों का पाया जाता है।
जिनकी आबादी कुल जनसंख्या के 74 यानी 73% है। सिंहलियों की जो आबादी है वो श्रीलंका में कुल आबादी का 74% भाग पाया जाता है। फिर तमिलों का सामाजिक समूह है जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 18% ही है। और इसके बाद हम नेक्स्ट सामाजिक समूह की बात करते हैं जो तमिलों की आबादी यहाँ पे सिर्फ 18% पाई जाती है। तमिलों के भी दो समूह है, श्रीलंकाई मूल के तमिल है वो 13% पाए जाते हैं। और हिंदुस्तानी तमिल है जो औपनिवेशिक शासन काल से बगानों में काम करने के लिए भारत आए थे, जो मतलब पिछले राजा महाराजों के टाइम उस टाइम बगानों में काम करने के लिए भारत में आए थे, तो वो लोगों की संतान है अधिक। जो श्रीलंकाई मूल के तमिल 13% और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल में बगानों में काम करने के लिए लाए गए लोगों की संतान थी। ठीक है, अधिकतर सिंहली भाषाई लोग बौद्ध हैं जबकि तमिल भाषाई लोग कुछ हिंदू है और कुछ मुसलमान है। मतलब जो अधिकतर सिंहली भाषा के लोग हैं वो तो बौद्ध धर्म के हैं और जो तमिल भाषाई लोग हैं वो कुछ तो हिंदू है और कुछ मुसलमान है। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है। जो मतलब श्रीलंका में 74% भाग तो सिंहलियों का पाया जाता है, 18% भाग तमिलों का पाया जाता है और जो शेष 7% भाग बचता है वो ईसाइयों का पाया जाता है। और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाओं को बोलते हैं। जो मतलब ईसाई लोगों का वो जो 7% भाग पाया जाता है वो सिंहली और तमिल दोनों भाषाओं का यूज करते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद क्या है? मतलब जो श्रीलंका में बहुसंख्यवाद क्या है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यदि हाँ तो तर्क दीजिए। उत्तर हाँ, श्रीलंका में सिंहली समुदाय का बहुसंख्यवाद है। तो पढ़ते हैं हम कि श्रीलंका में सिंहली समुदाय, जो श्रीलंका है उसमें सिंहली समुदाय का जो बहुसंख्यवाद है, मतलब जो सिंहली समुदाय के लोग हैं वो वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं। सन 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ठीक है, सन 1948 में श्रीलंका जब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित बना था, तब सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यवाद के बल पर शासन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहा। जो सिंहली समुदाय थे उन्होंने अपने बल पर, मतलब उनकी बहुसंख्यवाद संख्या होने के बल पर उन्होंने वहां पर शासन का प्रभुत्व स्थापित करना चाहा। इसी कारण लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय को प्रभुता स्थापित करने के लिए अपनी बहुसंख्या परिस्थिति के अंतर्गत बहुत से कदम उठाए। मतलब लोकतांत्रिक रूप में निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय को उनका प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बहुत से कदम उठाए थे। सन 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत तमिल को बिल्कुल अलग करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा को, जो सन 1956 में एक कानून बनाया गया जिसमें मतलब तमिलों को बिल्कुल साइड करके सिर्फ सिंहली को ही राजभाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों के लिए सिंहलियों को ही प्राथमिकता देने की नीति चली। जो विश्वविद्यालय हो गया या कोई सरकारी नौकरी के लिए होगी तो उसमें सिंहलियों को ही प्राथमिकता दी जाती थी। नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध धर्म मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। और जो नया संविधान स्थापित हुआ था उसमें यह प्रावधान या यह नीति चलाई गई कि बौद्ध मत के जो लोग हैं उनको अधिक संरक्षण और अधिक बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में क्वेश्चन नंबर 9, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी इत्यादि संप्रदायों के लोग रहते हैं, लेकिन संख्या हिंदुओं की है। क्या आप कह सकते हैं कि भारत में बहुसंख्यवाद है? उदाहरण दीजिए। तो मतलब जो भारत है उसमें बहुत से जाति के लोग पाए जाते हैं, बौद्ध धर्म जो है वो भारत में पाया जाता है, लेकिन अधिकतर संख्या हिंदुओं की। क्या आप कह सकते हैं कि जो मतलब हिंदू है वो बहुसंख्यवाद के आधार पर मतलब भारत में शासन स्थापित करना चाहते हैं? तो आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो आंसर तो यह बात सत्य है कि भारत में हिंदू धर्म बहुसंख्यक है। मतलब जो भारत में है वो हिंदू धर्म सबसे अधिक पाया जाता है, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी के रूप में भारत में बहुसंख्यवाद बिल्कुल नहीं है। मतलब जो सत्ता की हिस्सेदारी है उसके रूप में भारत में बहुसंख्यवाद बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, क्योंकि भारत में किसी भी आधार पर धर्म या समुदाय के लिए सर्वोच्च पदों जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का आरक्षण नहीं किया जाता। मतलब किसी भी धर्म या समुदाय के आधार पर जो
धर्म या समुदाय के आधार पर किसी को भी सर्वोच्च पद मतलब जो ऊपर पद है उन पदों पर आरक्षण नहीं किया जाता है। ठीक है, भारत का संविधान किसी भी भाषा या किसी भी धर्म के संरक्षण के लिए कानून नहीं बना सकता। जो मतलब भारत का संविधान है वो किसी भी भाषा या किसी भी धर्म के संरक्षण के लिए कानून नहीं बना। जो भारत है, भारत के लिए सारे धर्म ही समान है, वो किसी भी एक धर्म के लिए संरक्षण के कानून नहीं बना सकते। उदाहरण, भारत में राष्ट्रपति पद पर तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदू, जानी जैल सिंह सिख और फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति सुशोभित हो सकते हैं। मतलब इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि भारत में बहुसंख्यवाद नहीं है। मतलब भारत में सभी धर्मों को समान माना जाता है, किसी भी एक धर्म की बहुसंख्या के आधार पर सत्ता का साझेदार नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गृह युद्ध की समाप्ति, जो श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति के बाद लेबनान ने सत्ता का बंटवारा कैसे किया। जो गृह युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति लेबनान था जो उसने सत्ता का बंटवारा कैसे किया। तो आइए पढ़ते हैं। गृह युद्ध के अंत के पश्चात लेबनान ने समस्त नेता के साथ मिलकर बैठे। जो गृह युद्ध के अंत के पश्चात लेबनान सब नेता के साथ मिलकर बैठे और अलग अलग समुदाय के बीच सत्ता के बंटवारे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। जो मतलब अलग अलग समुदाय के लोग थे उनके लिए सत्ता के बंटवारे के लिए सहमत हुए। इन नियमों के द्वारा तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। मतलब जो इस नियमों के अनुसार यह तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति कोई जो मैरोनाइट पथ का कोई व्यक्ति या कैथोलिक ही होना चाहिए। केवल सूत्री मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार ईसाई फ्रांस से जो ईसाई थे वो फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। ठीक है, जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग समान थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप में बहुमत में आ गए, लेकिन दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। जो मतलब मुसलमानों और ईसाइयों के बीच समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी मतलब समान थी। बाद में स्पष्ट मुसलमानों का बहुमत आ गया, लेकिन मुसलमानों का बहुमत आने पर भी दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते जो पहले उनका समझौता हुआ था उसका आदर करते थे। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खलील, क्वेश्चन नंबर 11। खलील लेबनान में हुए सत्ता के साझेदारी के प्रारूप से सहमत क्यों नहीं था। जो खलील था वो लेबनान में हुए सत्ता के साझेदारी से सहमत क्यों नहीं था। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं वो सहमत क्यों नहीं था। जो खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती थी, जो खलील था उसको इस समझौते में बहुत बड़ी गड़बड़ लगती थी। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति था। वह राजनीतिक को एक महत्वपूर्ण चीज मानने वाला लोकप्रिय व्यक्ति था, किंतु इस व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। जो इस वक्त जो व्यवस्था चल रही थी उसके रहते हुए वह एक पद पे ऊंचे पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वह न तो माँ के धर्म को मानता था और न ही पिता के धर्म को। वास्तव में वह चाहता ही नहीं कि वह उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। मतलब वो नहीं चाहता था कि उसको किसी धर्म के साथ जोड़कर लोग पहचाने। वो बिना धर्म के ही कोई ऊंचे पद पर मतलब काम करना चाहता था। उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ ही नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता, कि जो लेबनान है वो अन्य सामान्य लोगों की स्वतंत्र की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है सिर्फ चुनाव कराइए और हर किसी को चुनाव लड़ने की आजादी दीजिए। उसका कहना था कि कोई संप्रदाय या कोई समुदाय के आधार पर लोगों में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सीधा चुनाव किया जाना चाहिए और चुनाव लड़ने की आजादी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वही राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी भी समुदाय का हो। मतलब जिसकी स्पष्ट बहुमत या जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो ही राष्ट्रपति हो, चाहे वो किसी की भी समुदाय का, उससे समुदाय से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय शासन व्यवस्था में आप नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से क्या समझते हैं। मतलब जो भारतीय शासन व्यवस्था थी उसमें नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है, मतलब
किसे कहते हैं नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था? तो उत्तर, हमारे देश में सरकार के 3 अंग है, मतलब हमारा जो भारत है उसमें देश के 3 अंग पाए जाते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सरकार की वास्तविक कार्यकारी शक्तियां कार्यपालिका में निहित है। जो सरकार की वास्तविक जो कार्यप्रणाली वाली शक्तियां वो कार्यपालिका को दी जाती है। हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग जरूर करती है, लेकिन वह संसद के अधीन कार्य करती है। मतलब जो हमारे देश की जो कार्यपालिका है वह सत्ता का उपयोग तो जरूर करती है, लेकिन वो जो होती है संसद के अधीन ही कार्य करती है, मतलब बिल्कुल स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकती। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, जो न्यायपालिका है उसकी नियुक्ति तो कार्यपालिका करती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। मतलब जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका या फिर विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है, मतलब नजर रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण की व्यवस्था कहते हैं। जो ये सारी व्यवस्था है इसे हम नियंत्रण की व्यवस्था या संतुलन की व्यवस्था कहते हैं, जिससे भी कोई भी शक्ति का दुरुपयोग ना हो सके। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सत्ता में क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? जो सत्ता का क्षैतिज वितरण है उससे क्या तात्पर्य है? तो जो क्षैतिज वितरण होता है वो क्या होता है ये पढ़ते हैं। सत्ता के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत शासन के 3 अंग होते हैं। वही 3 अंग कौन कौन से होते हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा इस तरह से करना चाहिए कि सरकार विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी जो मतलब सत्ता का बंटवारा तीनों अंगों में इस तरह हो कि तीनों अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। मतलब जो क्षैतिज वितरण कहते हैं, जो मतलब जो सत्ता के बीच सत्ता का बंटवारा करना, इससे विभिन्न अंग एक ही जो विभिन्न तीनों अंग है वो एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग कर सके। और इसके अतिरिक्त बंटवारे से यह भी सुनिश्चित हो जाता है कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग न कर सकता। जो मतलब क्षैतिज वितरण उत्तर में एक ही स्तर पर रहे और कोई सत्ता का क्षैतिज वितरण का दुरुपयोग न करे या असीमित उपयोग ना करे। और प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। जो तीनों अंग है वो तीनों अंग एक दूसरे पर ही अंकुश रखते हैं, मतलब नजर रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न शासन के अंगों या संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। जिसके परिणाम से जो विभिन्न शासन के अंगों या संस्थाओं के बीच जो सत्ता है वो सत्ता का संतुलन बना रहता है, मतलब कोई भी किसी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता। तो इसे हम कहते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो पहले हमने बात किया था क्षैतिज वितरण, तो अब करते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण से क्या आशय है। जब किसी देश के शासन में सत्ता का बंटवारा उच्च स्तर और निम्न स्तर की सरकारों के बीच किया जाता है तो उसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। क्षैतिज वितरण तो उसे कहते हैं जो एक स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, और ऊर्ध्वाधर वितरण उसे कहते हैं जो मतलब उच्च स्तर और निम्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता हो, तो उसे हम सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भारत में केंद्र, तो जो एग्जाम्पल है जो भारत है उसमें केंद्र व राज्य सरकारों के बीच सत्ता या शक्तियों का क्षेत्र निर्धारण या वितरण किया गया है। मतलब जो केंद्र या राज्य सरकार है उन दोनों के बीच सत्ता का बंटवारा किया गया है। ठीक है, जिसके परिणाम वे अपने अपने क्षेत्रों में शासन संबंधी कार्य करते हैं। मतलब जो केंद्र या राज्य सरकारों को शक्तियां दी गई उनके अनुसार वे केंद्र और राज्य में अपने अपने कार्य करते हैं और एक दूसरे के क्षेत्र में जो मतलब अपने एक दूसरे के क्षेत्र में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक है, ये होता है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। तब हम बात करते हैं सत्ता के क्षैतिज ऊर्ध्वाधर वितरण के बीच अंतर। तब इन दोनों के बीच हम अंतर पढ़ते हैं। तो आइए, सत्ता का क्षैतिज वितरण। तो क्षैतिज वितरण में है सत्ता के क्षैतिज वितरण के अधीन सत्ता का बंटवारा शासन के विभिन्न अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायपालिका के बीच होता है। जो क्षैतिज वितरण है वो सत्ता के विभिन्न अंगों, सत्ता के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका के बीच होता है। तो इस प्रकार की सरकार विभिन्न अंग एक स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। मतलब जो सत्ता के क्षैतिज वितरण की जो सरकारें हैं वो मतलब एक ही स्तर पर, मतलब विभिन्न अंग है जो एक स्तर पर रहकर अपने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और इसके हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। जो मतलब इसका हर अंग है वो एक दूसरे पर अंकुश रखता है। तो इसके बाद ऊर्ध्वाधर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण बिल्कुल इसका अपोजिट है।
ऊर्ध्वाधर वितरण में सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तरों पर होता है। मतलब जो ऊर्ध्वाधर वितरण है वो सत्ता के बंटवारे के विभिन्न स्तरों पर होता है। इसके अधीन सत्ता के बंटवारे में उच्च स्तर और निम्न स्तर की सरकारें होती है। मतलब जो सत्ता का बंटवारा है वो उच्च स्तर और निम्न स्तर की सरकारों के बीच किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की प्रणाली के अधीन निम्नतर अंग उच्चतर अंग के अधीन कार्य करते हैं। जो मतलब इस प्रणाली के जो अधीन जो निम्न स्तर के अंग है वो उच्च स्तर के अंग के अधीन कार्य करते हैं। ठीक, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, मतलब छोटे क्वेश्चन। सरकार के 3 अंगों में शक्तियों का विभाजन किस सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है? मतलब जो सरकार के 3 अंग है उनमें शक्तियों का विभाजन किस सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है? तो सत्ता के बंटवारे के सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। जो शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत है वो सत्ता के बंटवारे के द्वारा ही शक्तियों का विभाजन किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। तो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1948 में। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 4। श्रीलंका का गृह युद्ध किन समुदायों के बीच चल रहा है? जो श्रीलंका में जो गृह युद्ध है वो किन किन समुदायों के बीच चल रहा है? तो वो चल रहा है सिहली और तमिल समुदायों के बीच। तो श्रीलंका का गृह युद्ध का कारण है सिहली और समुदाय के बीच चल रहा है। तो आगे हम पढ़ते हैं, बेल्जियम कितने प्रतिशत आबादी, मतलब जो बेल्जियम है उसमें बेल्जियम का कितना प्रतिशत आबादी का हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है? जो मतलब बेल्जियम है उसका कितना प्रतिशत लोग फ्लेमिश में इलाके में रहता है? तो 59% लोग फ्लेमिश में रहते हैं और डच भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट है, युक्तिपूरक तर्क किस बात पर बल देता है? जो युक्तिपरक तर्क है वो किस बात पर बल देता है? तो जो युक्तिपूरक तर्क है वो किसी कार्य के लाभकारी परिणामों पर बल देता है। जो युक्तिपूरक तर्क है वो किसी भी कार्य के जो लाभ उठाने वाले कार्य होते हैं उस पर बल देता है, मतलब लाभकारी कार्यों पर बल देता है। नैतिक तर्क किस बात पर बल देता है? तो नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व। जो नैतिक तर्क है वो सत्ता के बंटवारे में जो अंतर्भूत तर्क होती या महत्व होता है उसको बताता है। सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को हमें बताता है। लेबनानी के समझौते के अनुसार राष्ट्रपति का पद किस समुदाय के लिए आरक्षित किया गया था? जो लेबनान था उसके सत्ता के बंटवारे के आधार राष्ट्रपति का पद किस समुदाय के लिए आरक्षित किया? तो वो मैरोनाइट पथ के कैथोलिक व्यक्ति के लिए। जो मैरोनाइट पथ का कैथोलिक व्यक्ति का उसके लिए राष्ट्रपति का जो पद था वो आरक्षित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबनानी समझौते के अनुसार प्रधानमंत्री का पद किस समुदाय के लिए आरक्षित किया था? तो पहले तो हमने राष्ट्रपति पद पढ़ा था, जो मैरोनाइट पद के कैथोलिक व्यक्ति के लिए, और अब प्रधानमंत्री का पद था वो सूत्री मुसलमान के लिए। जो सूत्री मुसलमान थे उनके लिए प्रधानमंत्री का पद आरक्षित किया गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 10, जर्मनी की एक प्रमुख पार्टी का नाम बताओ। तो जर्मनी की एक प्रमुख पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी की एक प्रमुख पार्टी है। शासन के स्तरों पर सत्ता के बंटवारे का एक उदाहरण दीजिए। जो शासन के स्तर है उस पर सत्ता के बंटवारे का उदाहरण, तो वो हो जाएगी संघीय सरकार। जो मतलब शासन के स्तरों पर बंटवारे का प्रमुख उदाहरण हो जाएगी संघीय सरकार। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ते हैं, सामुदायिक आधार पर सत्ता के बंटवारे का उदाहरण। जो सामुदायिक आधार पर सत्ता के बंटवारे का उदाहरण है वो क्या है? बेल्जियम, जो मतलब बेल्जियम है उसमें भाषाई समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा सामुदायिक आधार का उदाहरण है। जो बेल्जियम में भाषाई समूहों के बीच जो सत्ता का बंटवारा था वह सामुदायिक सरकार का उदाहरण है। तो श्रीलंका में सरकार ने किस समुदाय की नीतियों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया? जो मतलब श्रीलंका में थी वो सबसे ज्यादा किसकी बहुमत थी? सिहली समुदाय की। तो इसका आंसर होगा सिहली समुदाय। यदि बेल्जियम में संघीय सरकार की स्थापना न होती तो देश की स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ता?
देश की भाषाई आधार टूट, मतलब जो बेल्जियम है उसमें अगर संघीय सरकार नहीं होती तो देश में भाषाई आधार टूट जाता, उस देश में जो भाषा का आधार था वो टूट जाता। तो आगे क्वेश्चन नंबर 15, 1970 और 1943 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन हुए थे? तो 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम में 4 संशोधन हुए थे। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं बहुविकल्पी प्रश्न यानी मल्टीप्लाई क्वेश्चन। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं, जो कि है लोकतंत्र के कामकाज के लिए सत्ता को निम्नलिखित में से किस अंग में विकेंद्रित कर देना चाहिए? तो फर्स्ट है इसका न्यायपालिका विधायिका, सेकंड है इसका न्यायपालिका और थर्ड कार्यपालिका और फोर्थ हो गया उपयुक्त तीनों। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त तीनों। जो लोकतंत्र में सत्ता को निम्नलिखित किस अंग में विकेंद्रित कर देना चाहिए, मतलब जो सत्ता है उसके 3 अंग है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त तीनों। तो सेकंड क्वेश्चन है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसमें सरकार का अंग कौन कौन सा है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उपयुक्त सभी। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो अंग है तो तीनों ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंग है। तो इसका भी आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो आगे नेक्स्ट है बेल्जियम देश में निम्नलिखित किस महाद्वीप, जो बेल्जियम देश है वो किस महाद्वीप पर स्थित है? एशिया पर, यूरोप पर, अमेरिका पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा यूरोप। जो बेल्जियम है वो यूरोप महाद्वीप पर स्थित है। इसके बाद बेल्जियम कब स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? तो 1830। तो बेल्जियम है जो 1830 में स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। बेल्जियम की राजधानी कहाँ पर है? जो बेल्जियम है उसकी राजधानी कौन सी है? तो जो बेल्जियम है उसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ना ही तो पेरिस है, ना ही टोक्यो है, ना ही सिडनी। तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं? जो बेल्जियम की राजधानी है उसमें मतलब कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 80% लोग हैं जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम देश की सीमा निम्नलिखित में से किस किस देश से लगती है? नीदरलैंड, यूक्रेन, जर्मनी, उपयुक्त तीनों। तो जो बेल्जियम देश है उसकी भाषा नीदरलैंड से भी लगती है, यूक्रेन से भी लगती है, तो जर्मनी से भी लगती है। तो इसका क्वेश्चन राइट आंसर होगा उपयुक्त तीनों। आगे है बेल्जियम में किस समुदाय का प्रभुत्व था? मतलब जो बेल्जियम है उसमें कौन सा समुदाय सबसे अधिक या बहुसंख्यक पाया जाता? तो वो है फ्रेंच भाषाई लोग। जो फ्रेंच भाषाई लोग थे वो बेल्जियम से सबसे अधिक पाए जाते थे। और तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग डच भाषा का प्रयोग करते थे? तो जो बेल्जियम थे उसमें कितने प्रतिशत लोग जो थे डच भाषा बोलते थे? तो 40, इसका एक हो गया 40, 20% लोग, सी 59% लोग और डी हो गया 46% लोग। तो जो 59% लोग थे वो क्या बोलते थे? डच भाषा का प्रयोग करते थे। तो बेल्जियम मॉडल की विशेषताएं कौन कौन सी है? जो बेल्जियम मॉडल है उसकी विशेषताएं कौन सी है? भाषाई आधार पर देश का बंटवारा, देश में बहुसंख्यवाद की स्थापना, सत्ता की साझेदारी का नियम बनाना, उपयुक्त सभी। तो बेल्जियम मॉडल की विशेषता थी कि सत्ता में हिस्सेदारी के नियम बनाना, जो सत्ता थी उसमें हिस्सेदारी के नियम बनाना। तो ये थी बेल्जियम मॉडल की विशेषता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी आधारित थी, जो मतलब बेल्जियम में जो सत्ता की साझेदारी थी वो किस पर आधारित थी? केंद्रीय सरकार के समान प्रतिनिधित्व पर, 2 क्षेत्रीय सरकारों का गठन, सामुदायिक सरकार का गठन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। जो बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी आधारित थी वो केंद्रीय सरकार के समान प्रतिनिधित्व पर भी थी, 2 क्षेत्रीय सरकारों का गठन भी हुआ था, सामुदायिक सरकार का भी गठन हुआ था। तो इस प्रकार इसका आंसर है उपयुक्त सभी।
की साझेदारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम मॉडल का प्रभाव रहा है। जो बेल्जियम मॉडल है उसका प्रभाव रहा है, देश में गृहयुद्ध टल गया, देश का भाषाई विभाजन टल गया, देश पूरे यूरोप में आदर्श लोकतंत्र पर्याय बन गया, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि देश में से गृहयुद्ध भी टल गया, भाषाई विभाजन भी टल गया, जो देश पूरे यूरोप में आदर्श लोकतंत्र का पर्याय भी बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका कौन से महाद्वीप में स्थित है। जो श्रीलंका है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है, यूरोप में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में। तो यूरोप है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था। तो 4 फरवरी 1948 को, जो 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका था जो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के बाद में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख समूह का है। जो श्रीलंका है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा है जो किस समूह का है, सिहली का, तमिल का, ईसाई का, मुसलमान का। तो पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो इसका मतलब जो श्रीलंका में बहुसंख्यवाद किस समुदाय का था, तो वो था सिहली समुदाय का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सिहली। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की तमिल समस्या का कारण क्या है। जो मतलब श्रीलंका में जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग रहते थे या तमिल समुदाय की समस्या का क्या कारण है। तो सिहलियों का बहुसंख्यवाद हो गया, तमिलों के राजनीतिक अधिकारों की अवहेलना होगी, सरकार की सिहली समर्थक नीतियां होगी, उपयुक्त सभी। तो इन तीनों चीजों से ही जो तमिल थे वो, ये तीनों चीजें ही तमिलों की समस्या का कारण था। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की सिहली सरकार ने किस धर्म को संरक्षण, जो श्रीलंका में जो सिहली सरकार थी उसने किस धर्म के संरक्षण प्रदान करने, जो कौन सा धर्म था जिसको संरक्षण प्रदान करने की लिए कानून या नीति बनाई थी। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण देने की नीति या कानून बनाया था। तो आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट, श्रीलंका में सिहली भाषा को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया जा। तो 1956 में श्रीलंका में सिहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था, 1956। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में अधिकतर लोग सिहली भाषा बोलने वाले, जो श्रीलंका में अधिकतर सिहली भाषा बोलने वाले लोग निम्न में से किस धर्म से संबंधित थे। जो श्रीलंका में जो अधिकतर लोग सिहली भाषा का यूज या प्रयोग करते थे वो किस धर्म से थे, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म या फिर मुसलमान धर्म। तो फिर वो थे बौद्ध धर्म से संबंधित थे। जो सिहली भाषा बोलने वाले लोग थे वो अधिकतर लोग बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो आगे क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिल भाषाई लोग निम्नलिखित में किस धर्म से संबंधित थे, हिंदू धर्म से, मुसलमान धर्म से, हिंदू मुसलमान दोनों से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो तमिल भाषा के लोग थे वो हिंदू और मुसलमान दोनों थे, मतलब ये दोनों धर्म से ही संबंधित थे, हिंदू और मुसलमान धर्म से। तो इसका राइट के आंसर है हिंदू एवं मुसलमान। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में ईसाई लोगों का हिस्सा, जो श्रीलंका में मतलब जो ईसाई लोग रहते थे उनका हिस्सा कितने प्रतिशत था, 5%, 6%, 7% या 12%। तो श्रीलंका में 7% लोगों ईसाई धर्म या ईसाई भाषा बोलने वाले लोग पाए जाते थे। तो आगे क्वेश्चन है, बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती थी। जो बेल्जियम थी उसमें कौन सी भाषा बोली जाती थी, डच, फ्रेंच, जर्मन या उपयुक्त तीनों। तो बेल्जियम में डच भी बोली जाती थी, फ्रेंच भी बोली जाती थी और जर्मन, मतलब उपयुक्त तीनों भाषाओं का प्रयोग होता था। आगे नेक्स्ट ये और लास्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में केंद्रीय व राज्य सरकारों के अतिरिक्त अन्य कौन सी सरकार पाई जाती है, ग्राम पंचायत, स्थानीय सरकार, सामुदायिक सरकार, जिला परिषद। तो बेल्जियम में केंद्रीय और सरकार के अंतर्गत एक सरकार पाई जाती है, सामुदायिक सरकार। तो इसका राइट आंसर होगा सामुदायिक सरकार। तो गाइज बस आज ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। अगर आपको इस चैप्टर में कोई PDF या नोट चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू।